हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पीडब्ल्यू। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप 50 मार्क्स से भी ज्यादा अपने एंथ्रोपोलॉजी में ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द प्रेवलेंट और द प्रिवेलिंग मार्क्स जो आपके आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग सेशन। लेट्स बिगिन। देखिए, अप्रोच जो है उसको बड़ी ध्यान से समझते हैं। एक चीज जो हो गई कॉमन, जो कि आई थिंक जनरल स्टडीज में भी और फॉर दैट मैटर सारे ऑप्शनल में कॉमन ही रहती है। फॉर दैट मैटर इसमें भी कॉमनैलिटी है, पर ये चीज वो है जो आपको करना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है रिविजन। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको ये सारी चीजें थिंकर्स या डायग्राम्स या बुक्स के नाम अगर याद करने होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए, रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं जिन नोट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके मैक्रो नोट्स होते हैं। आप उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको ब्रीफ में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके माइक्रो नोट्स होते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आप उन नोट्स को और कई बार रिवाइज करके और शॉर्ट करते हैं जिनको नैनो नोट्स कहते हैं। अगर आपका पूरा सिलेबस आप लास्ट टाइम तक 200-250 पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप ज्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे और ज्यादा आपको याद रहेगा। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको स्कोर करना है, पहली चीज। सेकंड, आंसर राइटिंग और स्ट्रक्चरिंग। देखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पीवाईक्यूज करना, पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऑप्शनल में आप जानते हैं वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। अगर 500 नंबर का ऑप्शनल है तो क्लोज टू 250 टू 300 डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुराने क्वेश्चन से ही रिपीटेड होता है। तो वो चीज प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अब एक चीज और होती है कि आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हर क्वेश्चन को नहीं भी कर रहे तो कुछ क्वेश्चन को करो और बाकियों की स्ट्रक्चरिंग करो। स्ट्रक्चरिंग का मतलब इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, बॉडी में हम क्या क्या चीजें या थिंकर्स क्या डालेंगे या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, कंक्लूजन। एंड लास्ट इज मॉक्स। ताकि आपको एग्जाम रेडी होना है तो आप जितने ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब ये चीज तो आप देखिए, आप अगर मैं जनरल स्टडीज के लिए भी बोलूं तो भी ये चीज कॉमन है, ये तो करना ही करना है। अब आते हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी का जो नेचर है, एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल उसमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो क्या करना है। देखिए, मैंने इस चीज को 7 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। हर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से एक बेहतरीन नंबर लेकर आए। जैसे एक है थिंकर्स एंड बुक्स, प्ले विद द थ्योरीज, डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट, होलिज्म एंड रिपोर्ट्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और उसको यूज करिए अपनी आंसर राइटिंग में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। देखो, पहला पॉइंट है थिंकर्स एंड बुक्स। अब समझ लीजिए आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल है, व्हाट इज कल्चर। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, फॉर दैट मैटर 10 नंबर में सवाल आ भी जाता है कि राइट अ नोट ऑन कल्चर और कल्चर का किसी डायमेंशन के ऊपर। अब एक स्टूडेंट है जिसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, पर उसने कभी ज्यादा फोकस नहीं करा कि थिंकर्स या उनकी किताबों के नाम पे ऊपर कि चलो लिख लेंगे जैसा भी लिखना है। तो उस बच्चे ने समझ लीजिए एक अप्रोच फॉलो करी है जिसमें उसने कल्चर को डिफाइन करा है, इट इज अ वे टू लाइफ, हाउ वी थिंक, व्हाट एलिमेंट्स सराउंड अस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये ठीक है, अगर मैं इसको कल्चर की डेफिनेशन को सुनूं और रीड करूं तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और समझ लीजिए इंट्रोडक्शन में उस बच्चे ने इस तरीके की लाइन लिखी है। अब एज एन एग्जामिनर मैं अगर इसको देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि अगर ये बच्चा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है तो ये इतनी जेनेरिक डेफिनेशन लिख रहा है, इसको मार्क्स दे या ना दे। ऑन दी अदर हैंड वही एग्जामिनर एक पेपर पलटता है और नए बच्चे का एग्जामिनेशन पेपर आता है और वो बच्चा जो है इस तरीके से कुछ लिखता है। एडवर्ड टाइलर की डेफिनेशन लिखता है, उनकी किताब प्रिमिटिव कल्चर 1871, he defines culture as a complex whole which includes knowledge, belief, custom, moral, law, art, and any other capability or habit acquired by a member of a society. अब कई लोग बोलेंगे अरे सर ये कैसे याद करें, बड़ा डिफिकल्ट है। देखो, कंप्लीट पैराफ्रेजिंग तो कंप्लीटली अगर आप लिखोगे सेम चीज तो डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत पैराफ्रेजिंग चलती है। बट अगर आप खुद देखो, एडवर्ड टाइलर का नाम उसकी किताब का नाम है और डेफिनेशन लिखी है, तो बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर के दिमाग में क्या आएगा, इस बच्चे ने पढ़ा है।
इसी तरीके से जब जब आप टॉपिक्स जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं इंट्रोडक्शन में, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि उससे रिलेटेड थिंकर या कोई किताब का नाम आप लिखिए। और जब आप बॉडी में भी लिख रहे होते हैं, जब आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, आप थिंकर्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर मिलते हैं। अब एक चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल एक निमोनिक ही दे देता हूं। इस डेफिनेशन को याद करना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तरीका क्या है, देखो मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया ये। इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, देखिए KBCMLA, कौन बनेगा करोड़पति में, MLA ने पैसे कमा लिए, ठीक है। नॉलेज बिलीफ आपके कस्टम्स, मॉरल लॉ आर्ट। नॉलेज बिलीफ कस्टम मॉरल लॉ आर्ट, यही है पूरा का पूरा जो मेन कोर है इस डेफिनेशन का, KBCMLA। अब हर बच्चे को याद रहेगा कि कल्चर होता क्या है। इस तरीके से निमोनिक्स एक अलग चीज है जिससे आपको चीजें याद भी रहती है। हाँ, अगेन आई रिपीटेड कि आपको कंप्लीटली सारी डेफिनेशन सारी थिंकर्स की याद रहे, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप क्लोज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड वो लिखें। बट याद रखो, अगर आप थिंकर या बुक्स लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। सो खुद देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए एक ये चीज और ये चीज। अब आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा। अगर आप वो मैक्रो माइक्रो नैनो नोट्स का यूज करेंगे, बार बार रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज एक और अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल का जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई को। और क्योंकि प्रतिज्ञा दिवस का एक फेस्टिव सीजन चल रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली वी आर गिविंग अ डिस्काउंट। जो 19,999 का बैच था, वी आर गिविंग फॉर 7,499। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छी तरह से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ऑप्शनल है क्या, कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करनी है, कैसे यूपीएससी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द बैच। देखना चाहें तो आप प्लीज इसको जरूर देख सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सेकेंड इज प्ले विद द थ्योरीज। अब देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, लेट अस टेक सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। उसमें जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूं कि उसकी जो थ्योरीज होती हैं वो उसका कोर इंग्रेडिएंट है। हम सोशियो कल्चरल में हम टॉपिक पढ़ते हैं मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, ये सारे टॉपिक्स हमारे होते हैं। बट जब तक हम थ्योरीज नहीं करते, ये चीज़ों की रेलेवेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हम थ्योरीज से इन चीज़ों को बेटर समझ पाते हैं। जैसे लेट अस अज्यूम हम एवोल्यूशनरी स्कूल पढ़ रहे हैं, इसमें एडवर्ड टाइलर जो पढ़ा था वो एवोल्यूशनरी थिंकर है। मॉर्गन एक तरीके से एवोल्यूशनरी थिंकर है। फ्रेजर एवोल्यूशनरी थिंकर है। डिफ्यूजनिस्ट स्कूल बताता है कि कल्चर जो है कैसे डिफ्यूज हुआ है, स्प्रेड हुआ है। क्योंकि ये कल्चर को कैसे पढ़ रहा है कि स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन कैसे हुआ है। डिफ्यूजन ये पढ़ रहा है कि कल्चर स्प्रेड कैसे हुआ एक जगह से दूसरे में। तो हर स्कूल का अपना सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या थिंकिंग है जो बताते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में लेट अस अज्यूम एक सवाल आया कि राइट अ नोट ऑन कल्चर या कल्चर के डायमेंशन। अगर आपने थ्योरीज करी होती है, इनके थिंकर्स करे होते हैं, तो आप अपने आंसर में बहुत बेहतरीन तरीके से डाल सकते हैं। ये तब होता है जब आपकी थ्योरीज पे कमांड अच्छा हो, नॉट ओनली फॉर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बट ऑल्सो फॉर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे आप कभी कभार डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, ठीक है। मैल्थूसियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी, सैडलर्स थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। जब आप आंसर लिखते हो, कोई पॉपुलेशन का टॉपिक आ रखा है और आप उन थ्योरीज को अपने एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल कर रहे हो पॉइंट्स में, डेफिनेटली यू विल गेट मच मोर मार्क्स देन योर कॉम्पिटिटर जो ये नहीं लिख रहा है। और यही चीज होती है, हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा मार्क लेना है अपने कॉम्पिटिटर से। अब सोच लीजिए कितने मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके। सेकेंड वॉज प्लेइंग विद द थ्योरीज। अब नेक्स्ट एक चीज आती है, डायग्राम्स। अब देखो, मैं कल्चर के टॉपिक में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। अब कई बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन लिखी, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तरीका है। बट हमें यहां पे ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, सही है। हमें यहां ये फोकस करना है कि कैसे अपने नंबर बढ़ा सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द आता है कल्चरल ट्रेट। कल्चर का एक सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो कल्चरल ट्रेट होता है। तो अब यूनिकनेस क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये जो बिंदु है ये कल्चरल ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ हम आगे पढ़ते हैं कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो मैंने क्या करा, कुछ ट्रेट्स ले लिया, बना दिया कि कलेक्शन हो गया, कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो गया।
अब एक सवाल आता है कि कल्चरल पैटर्न, या कॉन्सेप्ट आता है कि कल्चरल पैटर्न क्या है, तो मैंने लिख लिया कि भाई कलेक्शन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मिलके एक पैटर्न बना सकता है। और कल्चर क्या है? बहुत सारे कल्चरल पैटर्न्स मिलके जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उसका कलेक्शन अक्यूमुलेटिवली कल्चर फॉर्म करता है। अब आपने जो चीजें लिखी होंगी और नीचे अब एक डब्बे में अच्छी तरह से डाल के ये चीज ड्रॉ करोगे तो आप देखते हैं ना, एग्जामिनर इसको अप्रिशिएट करता है कि समवन हैज डन समथिंग रियली इनोवेटिव, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि कैसे क्रिएटिविटी आ रही है। तो देखो, ये डायग्राम्स, कई डायग्राम्स होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। एक यूनिकनेस चीज में है, जब हम पढ़ा भी रहे होते हैं क्लास में, वी ट्राई टू इनकलकेट कि कैसे आप अपनी जो चीजें पढ़ी हैं उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर बोलूं आप सीखें, ये आपकी अपनी इनबिल्ट, याद रखिए कुछ चीज पढ़ते हो डायग्राम्स, मैप से, फ्लो चार्ट से उसको ना समराइज करा जा सकता है और याद बेटर रखा जाता है। तो डुअल बेनिफिट है, याद रखने में भी बेनिफिट है और आंसर में भी लिखने में बेनिफिट है। सो ये एक तरीका हो गया। अब देखो, हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं। थ्योरीज में एक सवाल आता है, या बहुत बार स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, जो कई लोग बोलते हैं भाई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अब देखिए, उस स्ट्रक्चरलिज्म बाय जो लेवी स्ट्रॉस हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है बाइनरी ऑपोजिशन का। हम यहां पे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे हैं, बट आप ये देखते हो, वो कहता है कि देखो, कोई भी इवेंट, थॉट या प्लॉट होता है, उसके दो पहलू होते हैं। और वो लेट अस से एक पहलू हो गया P1 O1, एक है O2। अब ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी ऑपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आप मिथ पढ़ रहे हो, उस मिथ के अंदर आप देखोगे कि आपको लेट अस से एक फेज मिलेगा जहां कोई सुपर नेचुरल पावर है, भगवान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। फिर दूसरी जगह होगा ईवल। तो बाइनरी ऑपोजिशन क्या है उस प्लॉट में? भगवान यानी कि गॉड एंड ईवल। फिर कुछ ऑपोजिशंस कैसे आएंगे, जैसे गुड, बैड। उसके बाद आपको आएगा डार्कनेस एसोसिएशन विद सर्टेन बैड थिंग्स, ब्राइटनेस एसोसिएटेड विद सम गुड थिंग्स। तो ये बाइनरी ऑपोजिशंस होती हैं यहां पे। जबकि इसका क्रिटिसिज्म भी है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, कि इसने सिर्फ हर चीज को दो पहलू से देखा है और दो एंगल से देखा है। बट अगेन दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसको रैडक्लिफ ब्राउन बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। बट फिलहाल देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और साथ ही साथ हम जानते हैं ये दो चीज एक दूसरे पे को डिपेंडेंट भी हैं। इनको कहते हैं यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। ये थ्योरी है, अभी हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, बट मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं कि जो चीजें आपने लिखी होंगी उसको आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करोगे लिखने के बाद, तो एक आधा नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ता है। वो नंबर स्नैच करना है आपको। That is the most important thing that you have to do when you are writing your answers. That is why I said that the common things that you have to do is with respect to revision or structuring, answer writing and mocks तो है ही, बट ये चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करोगे तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आया मैप। अब देखो, हम कई बार पढ़ते हैं ना, अलग अलग सोसाइटी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में पेस्टोरल सोसाइटीज पढ़ते हैं। फॉर दैट मैटर वो पेपर 2 में भी आ जाता है। अब मेरे को पता है कि अगर पेस्टोरल सोसाइटीज के बारे में कुछ लिखने के लिए आया है, मुझे पता है मुझे उनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है। चाहे मैं वहां पे लिखूं कि एम्बर एंड एम्बर ने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में इस तरीके से पेस्टोरल सोसाइटी को डिफाइन करा है, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख रहा हूं, फिर मैं बोलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। अब मैं इंडिया का मैप देके अलग अलग ट्राइब्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इनफैक्ट याद रखिए, ये जो मैप है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो याद रखो, जो भी नॉलेज आपकी एनसीईआरटी बेसिक बुक्स की होती है, जो जनरल स्टडीज में भी पढ़ी होती है, वो भी इस्तेमाल होती है यहाँ पे। राइट? सो ये जो मैप है, अब देखो इंडिया का जो मैप मैंने ड्रॉ करा है, इस पेन से मुझे ड्रॉ करने में लेट अस टेक 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स लग रहे हैं। कॉपी में मैं 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स के अंदर इसको ड्रॉ कर सकता हूं। ये प्रैक्टिस के साथ आता है। और आप जब क्विकली क्विकली ये चीजें कर सकते हो ना, तो आपके मार्क्स ऐड होते हैं। ये एक एक दो दो नंबर ऐड करने वाली चीजें हैं। ठीक है? सो अब खुद देखो, आपका एक आंसर लिखा हुआ है बढ़िया सा, उसमें साइड में मैप है, बीच में मैप ड्रॉ कर रखा है। एग्जामिनर बोलेगा ना कि देखो इस बच्चे ने इतना एफर्ट डाला है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर टाइम तो होता नहीं है, बट आप ये देखिए, टाइम उतना ही सबके पास है। मैनेज कैसे करते हो, कैसे आप किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो, एक चीज को एक लाइन में लिखने की जगह 5 लाइन में लिख रहे हो, तो टाइम प्रॉब्लमैटिक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो चीज ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन इट व्हेन यू आर डूइंग द मॉक्स एंड आंसर राइटिंग। ठीक है? तो मैप। नेक्स्ट देखिए, फ्लो चार्ट।
मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे कई बार होता है टाइम बड़ा कम बचा होता है हमारे पास, बट हमें चीज़ें लिखनी भी होती हैं, और ना ही हम हर चीज़ पैराग्राफ्स में भर भर के लिख सकते हैं, वरना वो बोरिंग होता है, एग्जामिनर शायद रीड भी ना करे। उस चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब फ्लो चार्ट में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल जब पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें एक थिंकर आते हैं कुराडी बॉयस। अब ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है विद रिस्पेक्ट टू हर कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, जिसमें ये इंडोनेशिया गई थी, पीपल ऑफ एलोर की किताब है, स्टडी करा था उन्होंने, जिसमें पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करती हैं। इन्होंने देखा कि मेन और वुमेन का जो बहुत डिटेल में स्टडी है, उसको मैंने सम अप करा है। देखिए, वुमेन कंट्रोल द वेजिटेबल मार्केट और फूड सप्लाई, और ये मीट मार्केट को सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब इसकी वजह से क्या दोनों काम करें तो निग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रन होता है, और बाद में बच्चों की पर्सनैलिटी जो होती है वो उससे इम्पैक्ट होती है जब वो बड़े होते हैं। कई बार उनकी पर्सनैलिटी बड़ी एंशियस सी बन जाती है, बिहेवियर में फर्क पड़ता है, अपनी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम जो होती है वो लैक करती है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये चीज को अगर मैं कहानियां लिखूं तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, शायद एग्जामिनर के लिए इंटरेस्टिंग भी ना हो क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। अब इस चीज को अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को इंटरेस्ट दिखेगा वो। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाते हैं उसको लेबल करना जरूरी है। अगर फ्लो चार्ट बना रहे हो तो 2 लाइन पहले जरूर लिखो कि वो क्या है और क्या डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं हमारे हिसाब से तो वो फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास, बढ़िया है, पर एग्जामिनर को समझ नहीं आता। तो डू नॉट डू दैट स्टफ। या तो आपका फ्लो चार्ट बड़ा अच्छा हो, या आप थोड़ा सा डिटेल्स लिख दीजिए, वो बहुत मैंडेटरी है। डायग्राम्स को डब्बे में डाल के प्रॉपरली अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लिख रहे हैं, साइड में एक जगह बची, वहां ठूस दिया डायग्राम, बहुत गंदे नंबर आते हैं उसमें, एग्जामिनर को पसंद नहीं आता वो। ठीक है, नेक्स्ट, होलिज्म। देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, तो वो एक एंगल से तो देखी नहीं जा सकती। जब भी आपके टॉपिक्स आते हैं ना, चाहे वो लेट अस अज्यूम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हो या सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हो, ट्राई टू इंक्लूड अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैरिज की बात कर रहा हूं, अब मैरिज में हम जानते हैं कि सोशियो कल्चरल डायमेंशन तो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की मैरिज हो रही है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, ये बहुत चीज़ें हम पढ़ते हैं, मैरिज पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट तो है, बट हमें यह भी पता है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। कि लेट अस अज्यूम आपने बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करी और उसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में बता रहे हैं कि अगर कजन्स की मैरिज हो रही है तो जेनेटिकली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो भी ब्रीफ में लिख सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सवाल है तो सिग्निफिकेंस के टाइप में आप सोशियो कल्चरल डायमेंशन भी डाल सकते हैं। सो ट्राई टू लिंक सर्टन टॉपिक्स, ट्राई टू एड दैट होलिस्टिक फील इन योर आंसर, ताकि जब एग्जामिनर रीड करे उसको तो उसे लगे कि ये बच्चा एक कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपको लगता है सर इसमें तो नहीं आ सकता, वो तब होता है जब आपने ठीक तरह से पढ़ाना हो, तो प्रॉपर स्टडी करी होगी और ध्यान से चीज़ों को सिलेबस में पढ़ा होगा, तो यू विल नॉट फेस दैट इशू। सो हैव अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है, रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स का जो नाम वगैरह, कुछ रिपोर्ट्स है, वरना बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ऐसे तो, ये खासकर पेपर 2 जो है एंथ्रोपोलॉजी का इन स्पेसिफिक एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे काका कमेटी रिपोर्ट है, अभी सरकार की है रिपोर्ट है, इसमें एन नंबर ऑफ इश्यूज जो ट्राइबल्स फेस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, उनकी केस स्टडीज क्या हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंटेड हैं। अगेन, रिपोर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि आप केस स्टडीज लिखते हैं उनमें से। जैसे भी आप फॉर दैट मैटर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का अगर कोई टॉपिक दे रहे हैं तो आपको केस स्टडीज लिखनी पड़ती हैं उसमें। थिंकर्स भी इस्तेमाल करिए, केस स्टडी भी लिखिए, और उसको साथ साथ आप रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे काका कमेटी रिपोर्ट, दिबर कमेटी कमीशन रिपोर्ट, लोकुर कमेटी, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, सक्सेना कमेटी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अब जब आप इन कमिटीज का व्यू लिखते हैं, इन कमिटीज की रिकमेंडेशन लिखते हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जब हम क्लास में भी कर रहे होते हैं ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, तो साथ के साथ हर टॉपिक में वी कीप ऑन एडिंग कि काका कमेटी ने ये कहा है, लोकल कमेटी ने ये कहा है, फॉर दैट मैटर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब की, फॉर दैट मैटर अंडरस्टैंडिंग की ट्राइबल शब्द तो है,
तो स्केड्यूल ट्राइब क्या है, स्केड्यूल ट्राइब है तो पीवीटीजीज क्या है। ये बेसिक बेसिक चीजें तो हैं, बट क्या क्राइटेरिया ऑफ डिमार्केशन है, क्यों है, किस वजह से है, ये कमिटीज भी बताती हैं, क्राइटेरियाज देती हैं। सो देखिए, ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स, ये सारी जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल देखिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है। आपने देखा पास्ट इतने सालों से जो टॉपर्स हैं वो ये ऑप्शनल ले भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा आते भी हैं। बट उन लोगों के नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है जो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं बोर्ड में। अब आप खुद देखो कि आप जो आंसर लिख रहे हो और जो चीज़ें मैंने डाली हैं इंग्रेडिएंट्स, आप कितना फुलफिल कर रहे हो उसको। जो ये 7 पैरामीटर्स बताए गए हैं, उस पैरामीटर्स को अप्लाई करिए अपनी कॉमन वाली अप्रोच जो मैंने लिखी थी। देखिए, रिपोर्ट्स, होलिज्म, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम्स, प्ले विद द थ्योरीज, देन यू हैव दी थिंकर्स एंड बुक्स। इस चीज को अप्लाई करो अब किसमें, इस अप्रोच, इसमें। इससे देखना आपके नंबर कितने ज्यादा पड़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू दोज हु आर अपियरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, और बाकी लोग जो आगे कुछ सालों बाद भी देने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेके, अच्छी तरह से इसको पढ़िए, इस अप्रोच को फॉलो करिए। आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, वो जरूर सॉल्व होंगे। ऑल द बेस्ट टू यू एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम द पीडब्ल्यू टीम। गॉड ब्लेस यू एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड enjoy this beautiful journey with this optional anthropology. Take care.